तभी कबीले के कुछ लोग उसके पास कर उसे उस कबीले के एक लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि जब ये लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाएगी तब तुम हमारे जहाज से सभी कीमती सामान को लेकर यहाँ से जा सकते हो। लेकिन दास्तान उस औरत के साथ संबंध बनाने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों, ये मूवी पूरे 2 घंटे का है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यह फिल्म किसी ऑस्कर विनिंग मूवी से कम है, क्योंकि ये मूवी है तो 1995 की, लेकिन इस मूवी की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक पुराने जमाने के आदमी को देखते हैं जो कि डिस्को डांसर की तरह पैंट पहना हुआ था और वो समंदर में ही एक चप्पू से कहीं पर जा रहा था। इसी बीच वो एक बोतल में यूरिन करता है और उसे जब वो एक मशीन में डालता है तभी उस मशीन में से सफेद और मीठा पानी निकलता है, जिसको वो सुबह की चाय की तरह पी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पानी से गुनगुना करके उस पानी को समंदर के बजाय एक टब में फेंकता है जिसमें पौधा लगा हुआ था। दरअसल इस आदमी का नाम है दास्तान और वो इस समंदर में शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में है। अब आप सोच रहे हो कि किस मजबूरी में ये समंदर पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 25वीं शताब्दी के ऊपर है, जहाँ पर दुनिया के सभी बर्फ पिघल चुके हैं और समंदर का पानी का लेयर धरती से 25,000 फुट ऊपर आ चुका है, जिस वजह से पूरी दुनिया में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं। और जो लोग इस आपदा से जिंदा बचे हुए हैं वो लोग ऐसे ही नाव और जहाज में समंदर में भटक रहे हैं। उन लोगों को इस बात का भरोसा है कि दुनिया के आखिरी छोर पर कोई न कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ठोस मिट्टी है और वहाँ पर इंसान सरवाइव कर पाएगा, इसीलिए वो लोग उस ठोस मिट्टी के तलाश में हैं। इसी दौरान दास्तान समंदर में कुछ खाने की तलाश में समंदर में कूद जाता है और काफी देर तक मछली ढूंढने के बाद जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता और वो जब अपने जहाज के ऊपर आता है तभी वो एक दूसरे नाव को देखकर उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि समंदर में अगर कोई भी अजनबी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो लोग एक दूसरे का सामान अदला बदली करते हैं, लेकिन वो आदमी उसके साथ कोई भी सामान अदला बदली करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं भिखारियों के साथ अपनी कीमती सामान को अदला बदली नहीं करता। दरअसल उस आदमी ने दास्तान के जहाज से संतरे चुराया है और इसीलिए वो दास्तान को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर 2 समुद्री लुटेरे भी पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर वो आदमी दास्तान को वो संतरे दिखाकर अपने बोट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर दास्तान को जहाज चलाना काफी अच्छी तरीके से आता था, इसीलिए वो अपने जहाज को उस आदमी के पीछे भगाता है और आखिर में उस नाव को बहुत ही बुरी तरीके से तहस नहस करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उन दोनों लुटेरों को देखते हैं जो कि हाथ में AK-47 लेकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद दास्तान अपने जहाज को लेकर समंदर के ऊपर मौजूद एक कबीले के पास जाता है और अपने पास मौजूद कबाड़ी के सामान को उन्हें दिखाता है, लेकिन उस कबीले का सरदार ये सब कुछ खरीदने से मना कर देता है और कहता है कि हमें इन सारे सामानों की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल ये जगह समंदर का एक स्टेट बैंक है जहाँ पर सभी व्यापारी बिजनेस करने के लिए आते हैं और उन्हें यहाँ पर सामान के बदले में पैसे मिलते हैं। यहाँ पर दास्तान उन्हें अपने पास रखी हुई मिट्टी को दिखाता है और वो लोग अपने टीन पत्ती के दरवाजे को खुल जा सिम कहकर दास्तान के लिए खोल देते हैं। असल में चारों तरफ पानी होने की वजह से मिट्टी की कीमत अभी सोने से भी ज्यादा है और वो लोग उस मिट्टी से अनाज की खेती कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग उस मिट्टी की वजन करते हैं और दास्तान को उस मिट्टी के लिए 4 सिक्का देते हैं। लेकिन दास्तान उनसे कहता है कि उसे इस मिट्टी के लिए उन्हें 4 सिक्का नहीं बल्कि 8 सिक्का देना होगा, जिसको सुनने के बाद वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद दास्तान उन पैसों को लेकर एक दुकान पर जाता है जो कि सिर्फ नाम का ही दुकान था, क्योंकि उस दुकान में ऐसी कोई भी सामान नहीं थी जिसको दास्तान खरीद सके। इसीलिए दास्तान वहाँ पर पैसे देकर पानी खरीदता है और टमाटर का एक पेड़ खरीदता है, जिसके लिए उसे अपने आधे सिक्के उस दुकानदारिनी को देना पड़ता है जिसका नाम था काविया। अब दास्तान जब अपने सामान को लेकर वहाँ से जा रहा था तभी कबीले के कुछ लोग उसके पास आकर उसे उस कबीले के एक लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि जब ये लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाएगी तब तुम हमारे जहाज से सभी कीमती सामान को लेकर यहाँ से जा सकते हो। दरअसल वो लोग दास्तान को उस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि दास्तान काफी शक्तिशाली मर्द है और उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी काफी शक्तिशाली होगा। लेकिन दास्तान उस औरत के साथ संबंध बनाने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से कबीले के लोग सोचते हैं कि शायद दास्तान कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलपरा है, क्योंकि इतने दिनों तक अकेला रहने के बाद कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ संबंध बनाने से मना नहीं कर सकता है। इसीलिए वो कबीले के लोग दास्तान के ऊपर शक करके दास्तान को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी देखता है कि दास्तान के कान के पीछे एक अजीब सा निशान है जो कि दरअसल जलपरा के कान के पीछे होता है। इसीलिए कबीले के सभी लोग मिलकर दास्तान को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दास्तान को वो लोग एक पिंजरे में डालकर पानी में डुबाकर मारने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग किसी भी इंसान को मारने के बाद उसे फेंकने के बजाय उसके शरीर को पिघलाकर खाद बनाते हैं, जिसको वो लोग पेड़ और पौधे में डालकर फसल उगाते हैं। अब दास्तान को जब वो लोग पानी
में डुबाकर मार रहे थे तभी उनके कबीले के ऊपर कुछ लुटेरे हमला कर देता है, जिस वजह से कबीले के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लुटेरों के पास बड़े बड़े महंगे महंगे हथियार से लेकर फाइटर जेट भी है, जो कि यूक्रेन के पास भी नहीं है। वो लोग अपने महंगे महंगे हथियार से उस कबीले के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिससे वो कबीला पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। इधर काव्या दास्तान को डूबते हुए देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसे बचा सकती है, लेकिन इसके लिए दास्तान को उसे अपने साथ अपने जहाज में लेकर जाना होगा। जिसके बाद दास्तान मान जाता है और वो काव्या और उसकी बेटी जिसकी नाम थी जूलिया, उन दोनों को लेकर अपने जहाज से वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया के पीठ के पीछे एक नक्शा है, जो कि दरअसल उस जगह का नक्शा है जहाँ पर ठोस मिट्टी है, यानी जहाँ पर जमीन है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि दास्तान सच में एक जलपरा है और वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। यहाँ पर दास्तान काव्या से कहता है कि काव्या और उसकी बेटी में से किसी को मरना होगा, क्योंकि उनके पास पीने के लिए ज्यादा पानी नहीं है और अगर उनमें से कोई भी नहीं मरती है तो वो तीनों ही पानी की वजह से मारे जाएंगे। जिसको सुनने के बाद काव्या काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से दास्तान को मना लेती है। दूसरी तरफ हम उस लुटेरों के सरदार को देखते हैं जिसका नाम था अंधेरा, और वो अपने साथियों से कहता है कि उसे किसी भी हालत में वो बच्ची चाहिए जिसके पीठ में वो धरती का नक्शा है। अब अंधेरा अपने सभी साथियों को जश्न करने के लिए सिगरेट फेंकता है और तभी एक बूढ़ा आदमी अंधेरा से कहता है कि सरदार, जहाज का तेल कुछ ही दिनों के अंदर खत्म होने वाला है। जिसको सुनने के बाद अंधेरा बावला हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंधेरा अंधा होने के साथ साथ सनकी भी है, क्योंकि वो सिगरेट जलाने के बाद माचिस की तीली को पेट्रोल के टैंक में फेंक रहा था। पर इससे पहले कि उनके जहाज का सत्यानाश होता, एक आदमी माचिस की तीली को पकड़ लेता है और वो लोग बच जाते हैं। खैर, यहाँ पर अंधेरा अपने एयरफोर्स को उस टैटू वाली लड़की को पकड़ने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हम दास्तान को देखते हैं जो कि अपने जहाज में काव्या और जूलिया को लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक एयरफोर्स आकर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखकर दास्तान हथियार लाने के लिए जहाज के नीचे जाता है। इधर काव्या को लगती है कि दास्तान उस एयरफोर्स को देखकर वहाँ से भाग गया है, इसीलिए काव्या वहाँ पर मौजूद एक हथियार से उस फाइटर प्लेन के ऊपर शूट करती है और वो रस्सी सीधा जाकर उस प्लेन में अटक जाता है, जिस वजह से वो प्लेन उस जहाज के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। पर तभी वहाँ पर दास्तान आकर किसी तरीके से उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो प्लेन फ्री होकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि काव्या ने ही ये सब कुछ की थी, इसलिए दास्तान काव्या के ऊपर गुस्सा होकर उसकी और उसकी बेटी की बाल को काट देता है। इसके बाद जब वो लोग समंदर में भटक रहे थे तभी उन्हें एक दूसरा बोट नजर आता है, जिसको देखकर काव्या दास्तान से कहती है कि हमें उस बोट के पास जाना चाहिए ताकि हमें उस बोट से खाने के लिए कुछ सामान मिल सके। लेकिन दास्तान उस नाव के पास जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी काव्या के बातों पर आकर वो उस आदमी के पास जाता है। वहाँ पर पहुंचकर दास्तान को पता चलता है कि वो आदमी सनकी है और वो काव्या को खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास इसके बदले में दास्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वो आदमी दास्तान को एक डिब्बे भर कागज दिखाता है, और क्योंकि कागज की कीमत अभी काफी ज्यादा है और दुनिया में कहीं पर भी कागज नहीं है, इसलिए दास्तान काव्या को आधे घंटे के लिए उस कागज के बदले में उस सनकी को दे देता है। लेकिन जब वो सनकी काव्या की वस्त्र हरण कर रहा था तभी वहाँ पर दास्तान पहुँच जाता है और वो सनकी से कहता है कि हमारा डील खत्म हुआ, जबकि उसे काव्या के साथ 5 मिनट भी नहीं हुआ था। इसीलिए उस सनकी का दिमाग सटक जाता है और वो एक चाकू लेकर दास्तान को मारने की कोशिश करता है, पर दास्तान काफी शक्तिशाली था, इसीलिए उल्टा दास्तान ही उस आदमी को जान से मार डालता है। अब दास्तान को पता था कि काव्या और जूलिया भूखी है, इसीलिए दास्तान पानी में कूद जाता है और एक मछली को पकड़ कर लाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस मछली का भोजन करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, दास्तान और काव्या काफी करीब आ गए थे और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। इसी दौरान एक दिन दास्तान देखता है कि उसके जहाज के पीछे एक नाव है, जिसको देखकर दास्तान को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर जब काव्या उस जहाज को देखती है तभी वो समझ जाती है कि वो जहाज समुद्री लुटेरों का है। इसीलिए वो दास्तान को बताती है कि वो समुद्री लुटेरा है और वो लोग जूलियन के पीछे है, क्योंकि जूलियन के पीठ में दुनिया के आखिरी छोर में मौजूद धरती का नक्शा है। जिसको सुनने के बाद दास्तान काव्या से कहता है कि ऐसी कोई भी जगह होती ही नहीं। इधर काव्या कहती है कि हाँ होती है, क्योंकि उसे जब जूलिया मिली थी तब जूलिया के पास मिट्टी थी और मिट्टी सिर्फ धरती पर ही मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया काव्या को पानी में बहते हुए मिली थी। इधर दास्तान को काव्या की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो काव्या को एक बॉक्स में डालकर समुद्र के नीचे लेकर जाता है, और वहाँ पर पहुंचकर काव्या देखती है कि समंदर के नीचे बहुत सारे आलीशान बिल्डिंग है जो कि अभी पानी के नीचे डूब गए हैं। खैर, जब वो दोनों पानी से बाहर आते हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि समुद्री लुटेरा उनके जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब वो लोग उनको भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो समुद्री लुटेरे उन दोनों से पूछते हैं कि जूलिया कहाँ पर है, लेकिन क्योंकि
उन दोनों को जूलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो दोनों कहते हैं कि उन्हें जूलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसको सुनने के बाद वो लुटेरों का सरदार अंधेरा अपने लोगों को दास्तान और काव्या को मारने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जूलिया को देखते हैं जो कि जहाज के नीचे छुपी हुई थी और वो उन दोनों को मरते हुए सुनकर जहाज से बाहर आ जाती है और वो लुटेरा उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंधेरा अपने साथियों को दास्तान और काव्या को मारने के लिए कहता है, लेकिन दास्तान काव्या को लेकर किसी तरीके से पानी में कूद जाता है। अब पानी के अंदर काव्या दास्तान से कहती है कि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है, जिसके बाद दास्तान उसे पानी के अंदर लेकर जाता है और उसे अपने मुंह से सांस देता है। खैर कुछ देर बाद जब वो दोनों पानी से बाहर आते हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि वो समुद्री लुटेरे उनके जहाज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अब क्योंकि उनके पास और कोई जहाज नहीं था, इसीलिए उन्हें मजबूरी में उस टूटे हुए जहाज के टुकड़े पर ही रहना पड़ता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और काव्या दास्तान के ऊपर पिघल जाती है, जिस वजह से वो दोनों पानी के ऊपर ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इसके बाद दास्तान को पानी के नीचे एक कागज मिलता है जो कि उसे उस सन की आदमी ने दिया था। उसको देखने के बाद दास्तान को पता चल जाता है कि सच में दुनिया के आखिरी छोर में जमीन है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं और उस जगह पर जाने का नक्शा और किसी के पास नहीं बल्कि जूलियन के पीठ के पीछे है। इसीलिए दास्तान फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में जूलियन को ढूंढ कर ही रहेगा। पर उनके पास जो जहाज था उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस जहाज को लेकर समंदर में कहीं पर जा सके। खैर तभी वहाँ पर एक आदमी उड़ते हुए गुब्बारे में आकर काव्या को नाम से पुकारने लगता है और काव्या जब उस आदमी को देखती है तभी काव्या उस आदमी को पहचान लेती है। दरअसल वो आदमी काव्या के कबीले में ही रहता था, इसीलिए वो आदमी काव्या और दास्तान को अपने उड़ते हुए गुब्बारे में बुला लेता है और दास्तान उस गुब्बारे में बैठकर समुद्री लुटेरों को ढूंढने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद दास्तान को वो समुद्री लुटेरों का जहाज मिल जाता है और दास्तान किसी तरीके से छुपते छुपाते हुए उस जहाज के ऊपर चढ़ जाता है। अब दास्तान अंधेरे के पास आकर कहता है कि जूलियन को मेरे हवाले कर दो, लेकिन अंधेरा जूलियन को उसके हवाले करने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान अपने पास मौजूद एक बम को पेट्रोल के टैंक के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक तेज धमाका होता है और कई सारे समुद्री लुटेरे मारे जाते हैं। इसके बाद दास्तान जूलियन को ढूंढने लगता है और तभी हम देखते हैं कि अंधेरा जूलियन को लेकर एक प्लेन में कहीं पर जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि अंधेरा जूलियन को लेकर वहाँ से निकल जाता तभी दास्तान वहाँ पर आकर किसी तरीके से उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। दूसरी तरफ उस उड़ते हुए गुब्बारे वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और दास्तान और जूलिया को गुब्बारे के ऊपर ले लेता है। इसी बीच दास्तान देखता है कि उस जहाज में एक धमाका होता है और सभी लुटेरे मारे जाते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधेरा अभी तक मरा नहीं था और वो एक पिस्टल से दास्तान के ऊपर शूट करता है, लेकिन वो गोली दास्तान को तो नहीं लगता पर जूलिया उस बैलून से नीचे गिर जाती है। पर इससे पहले कि अंधेरा जूलिया को पकड़ लेता, दास्तान किसी तरीके से नीचे आकर जूलिया को ऊपर उठा लेता है और वो सभी लुटेरे एक दूसरे के साथ टक्कर खाने की वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और वो सभी मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी को नक्शा पढ़ना आता था और वो जूलिया के पीठ के पीछे जो नक्शा था उसे पढ़ लेता है। इसके बाद वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जमीन है। अब जमीन पर पहुंचकर वो लोग काफी खुश होते हैं और उन्हें वहाँ पर एक झोपड़ी देखने को मिलती है, जिसके अंदर घुसते ही उन्हें वहाँ पर दो कंकाल देखने को मिलती है जो कि दरअसल और किसी की नहीं बल्कि जूलिया के माता पिता के हैं। और यहाँ पर वो टैटू करने वाला हथियार भी है जिसके जरिए उन लोगों ने जूलिया के पीठ में उस धरती का नक्शा बनाया था। खैर इसके बाद दास्तान उन सभी को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि दास्तान एक जलपरा है और वो पानी में रहना ही पसंद करता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस खूबसूरत मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को जरूर विजिट करना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही और भी कई सारे मजेदार और खूबसूरत मूवी की कहानी मिल जाएगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसी कोई मजेदार मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।